कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेके आ गए हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 2 एंड 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि अपने डन स्मिथ अपने क्लाइंट को एक कार्ड देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास बियॉन्डर बनने का ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो तुम बियॉन्डर बन सकते हो, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल रहे तो कोई ना कोई तुम्हें मार ही देगा। तो अपना क्लाइंट डिसाइड कर लेता है कि वो बियॉन्डर बनेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। सो अपना क्लाइंट अपने डन स्मिथ के दिए हुए एड्रेस से पहुंचता है, जो बेसिकली एक बार खाना हो, बोलते हो शराब खाना। वहां पर बहुत सारे लोग सट्टा लगा रहे होते हैं पिंजरे के अंदर दो कुत्तों को बंद करके कि कौन सा कुत्ता जीतेगा। फिर अपना स्मिथ सीधा बारटेंडर पे जाता है और उसे बताता है कि उसे गन स्मिथ ने बुलाया था। फिर अपना जो बारटेंडर होता है उसे एक लिफ्ट के अंदर भेज देता है और वो लिफ्ट उसे सीधा नीचे लेके चले जाता है। और वहां पे वो जाता है तो काउंटर पे उसको एक लड़की बैठी हुई मिलती है जिसका नाम होता है रोजेनिया। और वो जैसे ही रोजन को अपना नाम बताता है वो बंदी तुरंत उसे पहचान लेती है और वो सीधा उसको लेके चली आती है अपने डन स्मिथ के पास। बिल्डिंग के रास्ते में जाते जाते उसे अपने लियोनार्ड भी मिलता है और फिर वो जब चल रहे होते हैं तो अपनी रोजन उसे बताना शुरू कर देती है अपने बियॉन्डर्स के बारे में। तो कुछ दूर चलने के बाद अपनी रोजन उसे बताया था कि सामने से राइट लोगे तो तुम्हें अपना डन स्मिथ का ऑफिस मिल जाएगा, मैं इसके आगे तुमको लेके नहीं जा सकती। तो अपने क्लाइंट सोचता है कि क्यों तुम इसके आगे क्यों नहीं जा सकती। तो बोलते तुम उससे डरती हो क्या। रोजन बोलती नहीं, और अपने बाप से बैठता है, वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, बट मैं इससे आगे नहीं जा सकती। तो अपना क्लाइंट सीधा अकेले चले आता है और एक बहुत बड़ा उसके सामने डोर होता है। उस डोर के अंदर जैसे ही वो एंटर होता है उसको दिखता है अपने डन स्मिथ। फिर मैं स्मिथ अपने क्लाइंट से एक पेपर साइन करवाता है जो बेसिकली होता है एक आवा कंट्री की स्पेशल ऑपरेशन पुलिस का, जिसको देख के अपना क्लाइंट थोड़ा सा शॉक होता है। वो बोलता है कि आप लोग, मुझे लगा आप लोग ब्लैक थॉर्न के लिए काम करते हैं। अपना स्मिथ बताता है कि वो एक नकली नाम है, हम इसके लिए काम करते हैं। बेसिकली हम लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए बेसिकली काम करते हैं और इन सारे लोगों को नाइट हॉक कहा जाता है और बेसिकली ये सब लोग बियॉन्डर से डील करते हैं। उसके अपने डन स्मिथ अपने क्लाइंट को आगाह भी करता है कि तुम जो बियॉन्डर बन रहे हो ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। फिर वो उसको एक कमरे में लेके आता है जहां पे बहुत सारी कब्रें पड़ी होती और बेसिकली उसे बताता है कि ये सारे वो बंदे हैं जो बियॉन्डर बनने के बाद अपनी पावर से कंट्रोल नहीं कर पाए और ये सब निपट गए। स्मिथ फिर उससे मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पूछता है, जिसके बाद अपना क्लाइंट बताता है सबसे पहले क्रिएटर है जिन्होंने रोशनी की पहली किरण बनाई, उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, जिसके बाद उनकी एक आंख बनी सन और दूसरी आंख बनी मून ऑफ क्रिम्सन और उसके बाद उनकी बाकी बॉडी बनी स्टार एंड अर्थ। फिर अपना स्मिथ उसको सारे पाथवेज के बारे में बताने लग जाता है कि पाथवेज की पावर पाने के लिए, बोल तो बियॉन्डर बनने के लिए 22 पोर्शन होते हैं जिसमें जिसको तुम पियोगे तुम वो वाली पावर हासिल कर दो। और ये सब सुनने के बाद अपना क्लाइंट सीधा सोच रहा होता है कि ये सारी सेम चीजें उस फॉग वाले बंदे नहीं बताई होती। अपना स्मिथ उसे बताता है कि उसके पास इस टाइम पे 4 पोर्शन रखे हुए हैं जिसमें से तुम सिलेक्ट कर सकते। पहला है अपना स्लीपलेस जो डार्कनेस पाथवे का पोर्शन, सेकंड है अपना कॉप कलेक्शन जो एक डेथ पाथवे का पोर्शन, थर्ड है अपना मिस्ट्री प्रेयर जो एक हरमित पाथवे का पोर्शन है और फोर्थ है अपना शेयर जो एक फूल पाथवे का पोर्शन है। और अगर क्लाइंट स्टार्टिंग के 2 पोर्शन में से कोई चुनता है तो उसको लड़ने वाली पावर मिलेगी। और हाँ, शेयर पोर्शन का उनके पास सिर्फ एक ही पोर्शन पड़ा है तो उसको इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है और सिर्फ पीना है अगर वो बियॉन्डर बनना आता है तो। फिर अपना स्मिथ उसको ओल्ड नील के पास भेजता है जो उसको सिलेक्ट करने में शायद हेल्प कर दे। उसके रास्ते में जाते आते अपना क्लाइंट सोच रहा होता है कि वो कौन सा पोर्शन सिलेक्ट करेगा। सो स्टार्टिंग के 2 को तो वैसे ही रिजेक्ट कर देता है क्योंकि फाइटिंग पोर्शन होते हैं और उसको फाइटिंग करना पसंद नहीं होता। और वो सोच रहा होता है कि उसको सिर्फ इस वर्ल्ड के बारे में जानना है, तो उसके लिए बाद के 2 पोर्शन ज्यादा किफायती रहेंगे। तो अपने क्लाइंट ओल्ड नील के रूम में पहुंचता है और अपने ओल्ड नील ने खुद मिस्ट्री प्रेयर का पोर्शन पी रखा होता है। उसके बाद ओल्ड नील उसको एक डायरी देता है जो एक एम्पर रोजाल की होती है और वो बोलता है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो आज तक कोई भी समझ नहीं पाया, मैं खुद भी नहीं। हाँ, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो जैसे ही अपना नील उस डायरी को देखता है तो समझ जाता है कि अपना जो रोजाल था वो एक्चुअल में चाइना से आया था उसी की तरह, और क्योंकि उस डायरी के अंदर सब कुछ अपने चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है जिसको अपना क्लीन बहुत इजीली समझ रहा होता है। और फिर अपना क्लीन उस डायरी को पढ़ने लग जाता है जो बेसिकली अपने रोजाल ने छोड़ी हुई, जिसमें उसने सब कुछ लिखा होता है स्पेशली अपने पोर्शंस के बारे में कि पोर्शन सिलेक्ट करने में तुम्हें ऐसा पोर्शन लेना चाहिए जिसको तुम पूरा यूटिलाइज कर सको उसकी पावर को। और वो बोलता है कि उसने अपने टाइम पे बहुत गलत चॉइस करी थी, बोलते उसने बहुत गलत पोर्शन पिया था, उसको एक्चुअली में शेयर पोर्शन पीना चाहिए था। और उसने ये भी लिखा होता है कि उसे अप्रेंटिस, शेयर या मोराइडल में से कोई एक पोर्शन चुनना चाहिए था, बट उसने कोई गलत पोर्शन पी लिया था। और अपना क्लाइंट डिसाइड कर लेता है कि वो शेयर पोर्शन को ही पिएगा और वो ये सेम चीज अपने नील को बताता है। अपने नील उसे वार्न करता है कि एक बार उसने अगर पाथवे सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उसे जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकता। तो अपना क्लीन बोलता है कि ठीक है, मैं शेयर पोर्शन ही पीऊंगा। उसके बाद अपना जो नील होता है वो पोर्शन को बनाना शुरू कर देता है डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट को मिला के। उसके अपना नील वो पोर्शन बना के अपने क्लाइंट के सामने रख देता है और उसे बोलता है पीने के लिए। तो अपना क्लाइंट बोलता है इसे सीधा पी लूं। तो अपना नील बोलता है कि नहीं, नाच गाना कर लेते फिर पीते। बेसिकली वो मजाक कर रहा होता है। उसके अपने क्लाइंट उस पोर्शन को पी लेता है, उसके बाद उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जिसका अपना नील बोलता है कि नॉर्मल बात है, आपको एक ऐसी चीज इमेजिन करो जो इस वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन है और एग्जिस्ट करती है। तो अपना क्लाइंट एक हैड को इमेजिन करता है, उसके अपना नील बोलता है कि बहुत बढ़िया, आपको एक ऐसी चीज इमेजिन करो जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो अपना क्लाइंट सीधा एक न्यूक्लियर वेपन को सोच लेता है। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन नहीं, वो एस्ट्रोनॉट और अपने एयरप्लेन्स के बारे में भी सोचता है। उसके बाद अपने क्लाइंट की आंख खुलती है और वो बन चुका होता है एक बियॉन्डर। और जैसे अपने क्लाइंट की आंख खुलती है उसको सब कुछ कलरफुल दिख रहा होता है। तो ये सेम चीज वो अपने नील से पूछता है, तो नील बोलता है कि कॉमन चीज है, जब तुम बियॉन्डर बनते हो तुम सबके स्पिरिट्स को देख पा रहे हो, बोलते हो उन सबके चाकरा को काइंड ऑफ। तो उसके बाद वो पूछता है कि तो ठीक है, मैं इसको बंद कैसे करूं? तो बोलता है कि तुम अपने सर के पीछे डबल टैप करोगे तो उसे बंद हो जाएगा। और अपने नील बताता है कि जब तुम बियॉन्डर बनते हो तुम्हें चक्कर आना बहुत ही कॉमन चीज है। अपने लियोनार्डो के साथ तो ऐसा हुआ था कि वो सीढ़ियों से गिर गया था चक्कर खा के। और जब अपना नील बोलता है कि यहाँ की आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आप अपना क्लाइंट जो है सीधा अपने स्मिथ के पास पहुंच जाता है। और अपना स्मिथ बोलता है कि अपने काम से मतलब रखना और तुम बियॉन्डर बन चुके हो, कभी फालतू के पचड़े में टांग मत अड़ाना। और उसके बाद उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देता है और बोलता है कि काम बिल्कुल अच्छे से करना, और बियॉन्डर बनने से पहले तुम 1 महीने के लिए यहाँ पे एक एज ए क्लर्क काम करोगे। और क्लाइंट बंदा वो 12 पाउंड पाके बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि अब वो गरीब नहीं रहे। और अपना स्मिथ उसको पहला काम देता है, वो उसे बोलता है कि एक छड़ी खरीदो और जाके और वेल्च के घर का चक्कर लगाओ, शायद उसको क्या पता कोई हिंट मिल जाए उस किताब के बारे में। बोल तो एंटिगोनस फैमिली वाली किताब जिसकी वजह से सब लोग मर रहे थे। अभी बाहर निकलती है उसको लियोनार्डो मिलता है जो उसको अपनी बैलगाड़ी में बैठाता है और बोलता है कि उनको एक केस सॉल्व करने जाना है। बेसिकली उनको एक मिसिंग बच्चे को ढूंढना था। तो अपना क्लाइंट पूछता है कि हम लोग कुछ पावरफुल बंदों से नहीं लड़ते क्या, हमें कुछ पावर वाले काम नहीं करने का? तो बोलता है कि हम लोग वैसे तो दिखाने के लिए एक डिटेक्टिव है, तो हमको इस बच्चे को ढूंढ के देना पड़ेगा। तो उसके बाद वो बोलता है कि इस बच्चे को तुम्हें ढूंढना है क्योंकि तुम्हारे पास शेयर की पावर है और वो इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। उसके बाद वो एक कपड़ा देता है और बोलता है इस कपड़े की मदद से उसे ढूंढो। वो बेसिकली उसी लड़के का होता है। उसे अपने क्लाइंट अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस कपड़े के ऊपर अपनी छड़ी रखता है और वो छड़ी जिस तरफ गिरेगी वो बेसिकली वो बच्चा उसी तरफ होगा। फिर वो दोनों एक घर के सामने पहुंचते हैं और अपना क्लाइंट उस घर के अंदर आराम से देख पा रहा होता है अपनी पावर की मदद से, जिससे उसको पता चलता है कि उसके अंदर 2 बंदे बैठे हुए और एक बच्चा भी है जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं। उसके अपना लियोनार्ड सीधा गेट तोड़ के उस घर के अंदर घुस जाता है और वहां पे जो 2 बंदे होते हैं उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। वैसे तो वो दोनों बंदे रेजिस्ट बहुत करते हैं, वो तो बंदूक का भी यूज करते हैं, पर अपना लियोनार्डो बहुत इजीली उनको डॉच कर देता है और उनकी पिटाई लगा देता है। बट जैसे वो लोग पिट के पड़े होते हैं वो दोबारा से उठते हैं और वो कंबाइन होकर दोनों बंदे एक मॉन्स्टर बनाए थे और वो मॉन्स्टर भी अपने लियोनार्डो के ऊपर अटैक कर देता है। बट अपना लियोनार्डो उनसे भी बहुत ही इजीली डॉच कर लेता है और उसको भी बहुत इजीली पेल देता है। फिर अपने वो मॉन्स्टर अपने क्लाइंट के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें क्लाइंट अपना प्रोटेक्ट करने के लिए वो बंदूक से उसके ऊपर गोली चलाएगा, जिसके बाद मॉन्स्टर उड़ता हुआ हवा में चले आता है और वहां पे आके ब्लास्ट हो जाता है। बोलते ब्लास्ट होता है और नीचे आके गिरता है। फिर अपने को पता चलता है कि लियोनार्ड वो एक सीक्वेंट 8 का बियॉन्डर है और उसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट, जो बेसिकली लोरी गा के किसी को भी सुना सकता है। फिर अपने क्लाइंट को याद आता है कि वो इस घर में पहले भी आ चुका है और उसके बाद अपने लियोनार्ड से पूछता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कैसे बन गए थे बंदे। तो बताता है कि इन्होंने कोई पोशन पी लिया था जिसकी वजह से मॉन्स्टर बन गए थे और ऐसी मुंह उठा के कोई भी पोशन पी के सीधा बियॉन्डर नहीं बन सकता। तो उनका साइड इफेक्ट ये था कि ये लोग मॉन्स्टर बन गए। फिर अपने को दिखाया जाता है कि अपना लियोनार्ड किसी बंदे से बात कर रहा होता है, बेसिकली वो उसकी परछाई होती है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें बंदा कैसा लगा। तो बोलता है कि वो कुछ खास नहीं। उसके बाद अपने वो सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है क्लाइंट को जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, मस्त खुश होता है क्योंकि उसने केस सॉल्व करता और उसने कमाया भी। पर फिर एकदम से क्लाइंट उसी घर में पहुंच जाता है जिसमें वो किडनैपर से भिड़ के आया होता है। उसके बाद वो उस कमरे के गेट को खोलता है, उसने हमने डायरी रखी होती है जिसमें वही चीज लिखी होती है कि वो सब लोग मारे जाएंगे। उसके बाद उसके सामने वही फूल वाला कार्ड अपीयर होता है और उसमें किसी के हंसने की आवाज भी आ रही होती है। फिर में क्लाइंट की आंख खुलती है और वो देखता है कि ये सब एक सपना था और बेसिकली एक सपना देखा था। बट उसको एक चीज हिंट मिल जाती है कि अगर उसे वो बुक ढूंढनी है बोलते उस घर में अपनी एंटोगोनिस्ट फैमिली की बुक का क्लू है। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि अपना जो क्लाइंट है उसने एक घर ले लिया था और अपने भाई को बुलाया था, बोलते डांसर जो पहले उसके घर का खर्चा उठाता था। उसके बाद वो सब लोग मिलकर बैठ के खा रहे होते हैं। उसके अपने डांसर उसे एक सूट देता है, बोलते उसकी जॉब लग गई तो खड़े पुराने कपड़े पहन के थकने जाएगा। तो वो सूट पहन के उनको लोगों को दिखाने आता है कि वो कैसा लग रहा है। और उसके बाद उसका जो भाई होता है डांसर उसके सर पे हाथ रखता है जिससे उसको अपने माँ की परछाई दिखती है। फिर वो तीनों लोग मस्त पार्टी करने लग जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। अब आते हैं अपन लोग एपिसोड 3 पे। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपनी ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, जहां पे अपना डन स्मिथ होता है वो एक बंदे से पूछताछ कर रहा होता है जिसका नाम होता है जेनकिंस। और ये वही बंदा था जो स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट का पीछा कर रहा होता है। फिर अपने डन स्मिथ अपनी बियॉन्डर वाली पावर यूज करके अपने जेनकिंस के सपने में झांकता है और उसे पता चलता है कि अपनी जो एंटिगोनस फैमिली की किताब थी वो एक टाइम पे इस बंदे के पास थी, बट इसने उसे किसी को फिर बेच दिया था। उसे अपना लियोनार्ड देखता है कि इसके गर्दन के पीछे एक निशान बना होता है। इसके बाद अपने लियोनार्ड को पता चल जाता है कि वो एक सीक्रेट ऑर्डर ग्रुप के लिए काम करता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता सीक्रेट ऑर्डर क्या है, सो अपना सीक्रेट ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जो सारे इविल एक्टिविटीज को करता है। फिर अपना लियोनार्ड बोलता है कि हमें उनसे पहले इस बुक को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उनके हाथ अगर ये बुक लग गई तो वो भुस्सी बढ़ देंगे पूरी दुनिया की।
उसके बाद अपना एक बंदा आता है और वो बताता है कि अपना क्लाइंट को अपनी बुक के बारे में कुछ पता चला है। फिर ये सब लोग अपने क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, जिसमें अपना क्लाइंट बताता है कि उसे ये पता चला है, उसको एक सपना आया था जिसमें उसको पता चलता कि वो जो बुक थी वो एक टाइम पे उसी घर में थी जहां पर उस किडनैपर ने उस बच्चे को रख रखा होता है। तो उसके बाद वो सब लोग मिलके उस जगह पे पहुंच जाते हैं, बोलते उस घर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उस रूम को खोलते हैं तो वहां पर एक और लाश पड़ी हुई थी जो बिल्कुल ही सड़ चुकी। सुने वहां पे उतना कुछ खास तो नहीं मिलता, बट उसे हाँ वो ये पता चल जाता है कि वहां पे जो लाश पड़ी है उस औरत का एक बेटा भी होता है, रेन वीनबर। तो इन सब लोगों को लगता है कि शायद वो नोटबुक को वही लड़का लेके भागा हुआ है। और फिर उसके बाद वो अपना क्लाइंट से बोलते हैं कि ये रही इमेज और इस बंदे को ढूंढना शुरू करो। अपने क्लाइंट अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। बट इस बार उसकी जो छेड़ी होती है वो उसी कमरे में राउंड कर रही होती है और उसके बाद वो सीधा अपने क्लाइंट के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद अपना स्मिथ उस छड़ी को रोक लेता है और बोलता है कि शायद तुम्हारी पावर के साथ बीच में कोई यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को वो सब लोग चेन्स गेट के सामने देखने को मिलते हैं। वो सब लोग बोलते हैं क्लाइंट और अपना स्मिथ। इसके बाद अपना जो स्मिथ होता है वो उसके कपड़े की तारीफ करता है जिसके भाई ने उसको दिए होते हैं, और उसके बाद उसको एक पेंडुलम भी देता है और वो उसे ये भी बताता है कि उन्हें होली कैथेड्रल से ये परमिशन भी मिल गई है कि वो लोग सील्ड आर्टिफैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर सील्ड आर्टिफैक्ट की बात करें तो बेसिकली बहुत ही पावरफुल आइटम्स होते हैं जिनको सिर्फ बियॉन्डर यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। और बेसिकली इस आर्टिफैक्ट का यूज वो लोग रेन वीवर को ढूंढने में करने वाले हैं। तो बेसिकली उस आर्टिफैक्ट को लाने वाले दो बंदे होते हैं, बॉर्गिया और हार्सन, जो बेसिकली एक सीक्वेंस 7 और सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर होती है। और इनके एक डेली नाम की सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर भी, जो बेसिकली वही बंदी थी जिसने पहले एपिसोड 1 में अपने क्लाइंट की मेमोरीज में झांका था। सो बेसिकली फिर वो उस रूम में पहुंच के सारे बंदे मिलते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट जो वो लाए हैं उसका नाम है 2049। और जिसको सुन के अपना स्मिथ थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बोलते उसको ढूंढने के लिए ये वाला क्यों लेके आए हो आर्टिफैक्ट, ये खतरनाक नहीं है? तो बोलते क्या, अगर वो बंदा एंटीग्रस फैमिली से बिलोंग करता है तो इसको ढूंढने के लिए ये सबसे परफेक्ट आर्टिफैक्ट। सो फिर ये सब बकचोदी होने के बाद वो लोग अब आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने वाले होते हैं। उसके बाद हार्सन बोलता है कि सब लोग अपने एक हाथ को उठा के ऊपर नीचे करते रहो, जिससे ये जो आर्टिफैक्ट है ये तुम लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा। तो अपना क्लाइंट ये सब देख के बोलता है कि इसकी मुझे क्या बकचोदी चल रही है, बट वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए इसको रोकना मत। तो अपना क्लाइंट भी उठा के करना शुरू कर देता है। सो बेसिकली उसके अंदर से निकलता है एक पपेट, बोलते हैं एक डॉल जो जोकर की शेप में होती है। तो स्टार्टिंग में तो अपने क्लाइंट को बहुत यार क्यूट लगती है, बट अपने क्लाइंट के ऊपर अटैक कर देती है। बोलते वो एक पपेट होता है जो दूसरे बंदों को एज अ पपेट की तरह यूज कर सकता होता है। जिसके बाद अपने क्लाइंट की पूरी बॉडी जकड़ चुकी होती है और वो मतलब मरने के उसके कगार पे होता है। फिर अपने लियोनार्डो उसकी पीठ पे धक्का मार के उसको होश में लाया। सो बेसिकली ये जो पपेट था ये किसी भी बंदे को कंट्रोल कर सकता होता है, और अगर तुम्हें उससे बाहर आना है तो तुम्हें उसका एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, मतलब कोई बाहर से बंदा तुम्हें थपथपा दे। तो उसके अपनी वो डॉल अपने क्लाइंट के पीछे ही पड़ जाती है। बोलते उससे बहुत लगाव लग जाता है। जिसके बाद में गन स्मिथ बोलता है कि शायद इसके पास पहले एंटीगोनस फैमिली की किताब थी, इसी रीजन की वजह से इसके पीछे पड़ गया। बट एट द एंड वो डॉल अपने स्मिथ के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिसके बाद बाकी सब लोग उसको छुड़वा देते हैं। बोलते उसकी पीठ पे थपथपा देते हैं। बेसिकली अपनी डेली उसकी पीठ पे थपथपा के उसको बाहर निकाल देती है। सो बेसिकली ये लोग अपना हाथ इसीलिए हिलाते कि अगर किसी का हाथ हिलना बंद हुआ तो उन्हें पता चल जाए कि ये बंदा उस पपेट के कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद उस पपेट के सामने अपने रेन बीबर के कपड़े फेंक देते हैं, जिसके बाद वो जो पपेट होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इससे ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जो रेन बीबर है ये बेसिकली अपना एंटोगोनस फैमिली से बिलोंग करता है या फिर कोई तो ताल्लुक रखता है। उसके बाद वो लोग उसको ढूंढने निकल जाते हैं और वो सब लोग वही अपना हाथ हिलाते हुए चल रहे होते हैं। इसे बाकी सब देख के उनको हंस रहे होते हैं और अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही होती है कि भैंस मुझे क्या पीटी करवा रहे हैं मुझसे। फिर अपने को रेन बीबर एक पुराने से खंडर से हाउस में देखने को मिलता है, जहां पर वो जो एंटीगोनस फैमिली है उसको अंदर अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो ये चीज कर भी लेते। बोलते वो उस बुक को अपने पेट के अंदर डाइजेस्ट कर लेते, बट कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। तभी वहां पे एक जोकर भी आता है, जो वही जोकर है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसने अपने क्लाइंट को एक पर्चा दिया था, बोलता है इस शो में आ जाना। और अपने को पता चलता है कि वो जो जोकर होता है वो सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम कर रहा होता है, और बेसिकली वो वहां पर उस बुक के लिए आया होता है, बट वो बुक तो उस बंदे के पेट में होती है। तो उसके अपने क्लाइंट बताता है कि इस जो वेयर हाउस है इसके अंदर कोई एक मॉन्स्टर है, जिसका तो मॉन्स्टर एक्चुअल में उस वेयर हाउस के बाहर आता है और उन सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके अपने बाकी सारे जो वहां पे बियॉन्डर्स होते हैं एक्सेप्ट क्लाइंट, वो सब लोग उसको डील करने के लिए उससे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसका अपना जो लियोनार्डो होता है वो अपनी लोरी सुनाकर उसको सुलाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पा रहा होता है। जिसका अपना गनस्मिथ बोलता है कि डेली इसके वीक पॉइंट को फाइंड करो और हम लोगों को इसको जल्दी से हराना होगा, बट वो लोग उसको हराने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जिसके अपना जो गनस्मिथ होता है वो उसको किसी तरह से पकड़ने की कोशिश करता है, बट उसके अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलती है और वो लियोनार्ड और गनस्मिथ को घायल कर देती है। और अपनी जो डेयरी होती है वो बेसिकली उसकी मॉन्स्टर की वीकनेस का पता तो लगा लेती है, बट उसको अटैक करने के लिए उनको कम से कम 3 सेकंड के लिए उस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा, जो कि उस वक्त काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लग रहा होता है। तो जब मॉन्स्टर इन सबके बुस्सी पर रहा होता है तो अपने क्लाइंट को एक वो बुक दिखने लग जाती है और वो नाइट स्लम्बर नाम की स्किल का यूज करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर सो जाता है। जिसके बाद अपने डेयरी जो होती है वो उस मॉन्स्टर के पास जाके उसको
फोड़ देती है। और जिस प्रोसेस में अपनी डेयरी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, बट अपना जो बंदा होता है, बोलते डंस जो शायद उसका बंदा होता है, वो उसको एक पोर्शन मिलाता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जो अपनी नोटबुक होती है वो अपने क्लाइंट के सामने होती है और क्लाइंट उसको जैसे उठाने जा रहा होता है, पीछे से वो जोकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपना स्मिथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करते उसके ऊपर एक गोली चलाया था। बट वो चीज एक छलावा होती है और अपने डन स्मिथ बोलता है कि जल्दी से किताब को छुपा लो और उसको सेफ कर दो। में अपने को पता चलता है कि वो जो जोकर है वो एक सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है। बेसिकली वहां पे जितने बंदे खड़े उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। और वो जोकर वहां पे सब बंदों की भुस्सी भरना शुरू कर देता है, बेसिकली कुत्तों की तरह मार रहा होता है। जिसे अपना क्लाइंट अपनी बंदूक से एक गोली चलाता है जो उस बंदे के पेट में लग जाती है। पर वो बंदा उस गोली को भी, मतलब वो जो मार्क होता है, जो गोली का निशान होता है, उस चीज को भी अपने हाथ पे ट्रांसफर कर लेता है। जिसके बाद वो जोकर किसी तरह उस जो पपेट है उसको रिहा कर देता है और वो पपेट वहां पे सभी बंदों को एज अपना पपेट बना देता है। जिसके बाद पहले तो उसकी पावर थी कि सिर्फ वो एक ही टाइम पे 2 बंदों को सिर्फ एक कंट्रोल कर सकता होता है, बट इस बार वो सबको कंट्रोल इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास एंटीगोनस फैमिली की किताब होती है, जिसके बाद वो सबकी भुस्सी भरना शुरू करता है। तो उन सबको अब छूटने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। जो अपने क्लाइंट क्या करता है, वो अपनी उसी फॉग को इकट्ठा करता है जो बेसिकली उसको दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है। और वहां पर वो जाने के बाद अब वो दोबारा से इस वर्ल्ड में आता है, बट इस बार वो उस पपेट के कंट्रोल में नहीं होता और वो इस बार एक्टिंग कर रहा होता है। और वो उसके बाद वो जोकर से बोलता है कि मुझे वो बुक दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर दूंगा और छोड़ दूंगा। तो बेसिकली वो जो जोकर होता है वो भी अपना शेयर पाथवे का बियॉन्डर होता है, बट वो सीक्वेंस 7 का होता है और अपना क्लाइंट सीक्वेंस 9 का होता है। और फिर वो देखने को मिलता है जो अपना लियोनार्डो होता है उसने भी अपनी जो शेडो की मदद से अपने आप को वहां से रिहा कर लिया था। बोलते रिहा नहीं, वहां पे पॉज खड़ा होता है पर उसकी आंखें खुल चुकी होती है, बाकी सब लोग वहां पे बेहोश पड़े होते हैं। इसमें अपना जो जोकर होता है वो क्लाइंट को अपने सीक्वेंस 8 का नाम भी बताता है, बोलता है क्लाउन। फिर अपना क्लाइंट सीधे उस जोकर के ऊपर अटैक कर देता है, बट जोकर अपने डिफेंड करते हुए उस जो पपेट होता है उसकी रेंज में आता है, जिसके बाद वो भी फ्रीज होने लग जाता है। जिससे अपना क्लाइंट उसके ऊपर एक गोली चलाता है और वो गोली उसे लग जाती है। इसके मरते वक्त वो एक नाम बोलता है, हॉर्नरिफिक। उसके बाद वहां पर वो जो जोकर होता है उसको किसी तरह सील कर देता है अपना क्लाइंट और उसके बाद सब लोग होश में आते हैं। जिसके अपना जो लियोनार्ड होता है वो अपने क्लाइंट की तारीफ भी करता है कि तू भी स्पेशल है भाई, ठीक मेरी तरह। उसका जो एंटीक्लोज फैमिली की जो किताब होती है उसको चेंज गेट के अंदर सील कर दिया जाता है। तो इसके अपने क्लाइंट और स्मिथ की कन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसके बाद अपना क्लाइंट देखता है उस जोकर की बॉडी। जिसके बाद स्मिथ समझाता है कि तूने कोई गलत काम नहीं करा, तूने वही करा जो तुझे करना चाहिए था, क्योंकि इस बंदे ने पता नहीं कितने बंदों की जान ली है और ना जाने आगे कितने बंदों की और जान लेता। उसके अपने क्लाइंट स्मिथ को यही बताता है कि उसे सीक्वेंस 8 का नाम पता चल गया जो कि क्लाउन। फिर उसका अपना सीन स्विच होता है और अपने को सुबह का सीन दिखाया जाता है। उसका दिखाया जाता है कि वो जो बंदे 2049 को लेके यहाँ पे आए हुए होते हैं वो वापस जाने लग जाते हैं अपने देश में उसी क्लाउन को लेके, और जाते तो वो भी अपने क्लाइंट की तारीफ करते हैं कि उन्होंने क्लाइंट से अच्छा शेयर आज तक नहीं देखा, क्योंकि उसने सीक्वेंस 9 का होगा सीक्वेंस 7 वाले को हरा दिया है। उसे अपने क्लाइंट को पता चलता है कि जो उसका पोर्शन है वो पूरा तरीके से मिक्स हो चुका है उसके अंदर, जो बेसिकली होने में 1 से 2 साल लगते हैं लोग, बट उसका 2-3 दिन में ही हो चुका है। उसके तो बंदा अपना हॉर्निकिस जो वर्ड था उसका मतलब ढूंढने के लिए अपनी एक लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर वो अपने एक हिस्ट्री टीचर से मिलता है। उसके अपना जो वो टीचर होता है वो ही बोलता है कि उसको भी एक्चुअल में नहीं पता कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इससे अपने वो क्लाइंट को बोलता है कि तुम बस थोड़ा सा चौकन्ना रहो और ये फालतू की चीजों में मत पड़ो। इसे अपने क्लाइंट वहां चले आता है, बट उन्हें पता चलता है कि जो टीचर होता है, जो बेसिकली वो हिस्ट्री टीचर होता है, उसकी शैडो के अंदर से इस स्केलेटन निकल के आता है। और यहीं पर अपना एपिसोड 3 खत्म होता है। तो गाइस अभी तक तुम लोगों को लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री एनिमे कैसा लगा? अगर तुम लोगों को हल्का से पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लिख देना अपना पार्ट 4 के लिए, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए सावधान।